हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग नीट का मॉक टेस्ट करने वाले हैं और इस मॉक टेस्ट का सिलेबस है कंप्लीट क्लास 11th की एनसीईआरटी। तो बेसिकली क्लास 11th जो है वो इसका सिलेबस है, क्लास 11th की फिजिक्स। तो जिसको भी ये मॉक टेस्ट ट्राई करना है वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड कर ले पीडीएफ को और खुद से ट्राई करें, उसके बाद ये लेक्चर देखें। चलो हम स्टार्ट करते हैं। The velocity acquired by body moving with uniform acceleration is 30 in 2 seconds and 60 in 4 seconds। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी पूछा है। अब t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी क्या है ये पूछा है। ठीक है। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी दे दिया है 30 और t इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी दे दिया है 60। अब यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सेम होना चाहिए। यानी ये 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितने से बढ़ा है, 60 30 से बढ़ा है, 60 - 30। तो यानी ये 2 सेकंड में भी वेलोसिटी 30 से ही बढ़ा होगा। सेम टाइम में सेम वेलोसिटी का चेंज आना चाहिए, सेम टाइम में सेम वेलोसिटी चेंज। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए ताकि 30 बढ़ाने के बाद 30 हो जाए, जीरो। यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। क्वेश्चन नंबर 2 में, एक सेकेंड इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में स्विमर विशेस टू क्रॉस अ 600 वाइड रिवर फ्लोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रिवर का स्पीड दे दिया है। स्पीड ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, तो स्विमर का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दे दिया है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर टू द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है। अब मान लो ये रिवर के बैंक्स है। अब शॉर्टेस्ट पाथ मतलब तो ये होता है ना, थोड़ा टेढ़ा क्यों बन गया, ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है। तो स्विमर ऐसे जाना चाहता है। अब ऐसे जाने के लिए, क्योंकि रिवर इस तरफ फ्लो हो रहा है, रिवर इस तरफ फ्लो हो रहा है 3 से, तो स्विमर को इस तरफ लगाना पड़ेगा अपना 5। 5 है रिलेटिव, याद रखना स्विमर का विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है, 5। तो ये 5 और 3 मिलके रिजल्टेंट इस तरफ आना चाहिए। तो अगर वो मैं उस रिजल्टेंट को दिखाऊं तो रिजल्टेंट इधर आना चाहिए। ठीक है। अब 5 और 3 का रिजल्टेंट वाई के लॉन्ग तभी होगा जब 5 का एक्स कॉम्पोनेंट और 3 के बराबर होगा, मतलब 5 कॉस थीटा इक्वल टू 3। तो कॉस थीटा क्या आ गया, 3/5। देखो 5 का एक्स कॉम्पोनेंट कितना होगा, 5 कॉस थीटा नेगेटिव एक्स के लॉन्ग, और ये 3 तो है ही, तो 3 और 5 कॉस थीटा अगर कैंसिल करेंगे तभी तो नेट जो वेलोसिटी होगा, मतलब इसका एक्स और इसका एक्स कैंसिल हो जाएंगे तो वेलोसिटी अलोंग वाई आ जाएगा। हमें वेलोसिटी अलोंग वाई चाहिए। ठीक है। तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 sin थीटा। तो वी की वैल्यू 5 sin थीटा। अब थीटा 3/5 है तो साइन थीटा 4/5 है, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। यानी जो मैन का वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब रिवर का विथ आपको दिया हुआ है 600, ये किलोमीटर पर आवर में, सॉरी ये किलोमीटर पर आवर में। ओके, तो ये 600 मीटर है, मतलब 0.6 किलोमीटर। ठीक है। ओके, अब टाइम कितना लगेगा, ये तो कांस्टेंट स्पीड वाला क्वेश्चन है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, 0.6 किलोमीटर, याद रखना यही डिस्टेंस कवर करना है इसको, 0.6। और इस दिशा में जाते हुए तो उसका स्पीड कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड, एक्चुअली में किलोमीटर पर आवर है। तो क्योंकि हर चीज़ मैंने किलोमीटर में लिया है, मतलब किलोमीटर या किलोमीटर पर आवर में, तो आंसर आवर में आएगा। तो 0.15 आवर। ठीक है। यानी इंटू 60 कर देंगे तो मिनट से पता चल जाएगा, तो ये 9 मिनट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 वैरीज विद टाइम। ठीक है। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया गया है। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड। ठीक है। अब ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx। तो y एक्सिस में क्या है, ac, और x स्लो m क्या है, स्लोप। स्लोप क्या होता है, tan ऑफ दिस एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा 37। तो tan 37 मतलब 3/4। तो स्लोप है 3/4 इंटू एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम। ठीक है। अब जो सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन होता है वो क्या होता है, v² बाय r। रेडियस कितना दिया हुआ है, 12। तो 4 तिया, तो v हो जाएगा आपका 4 तिया 3√t। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको मिल गया। अब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया है, आपको बोला गया है 1 सेकेंड पे क्या होगा वेलोसिटी, तो t इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा 3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3।
क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है, इफ वेक्टर ए और वेक्टर बी का दे दिया आई जे के फॉर्म में, ए प्लस बी पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी पहले निकाले, तो ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दो, तो 4i माइनस 4j प्लस 0 के, तो ए प्लस बी इतना है। अब इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो इसका एक्स वाला पार्ट 4 है, वाई वाला पार्ट -4 है, तो इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब ये भी 4 था, ये भी 4 है, तो रिजल्टेंट 45 डिग्री पे है ना। पॉजिटिव वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं भैया, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस ऐसा होता है, ये है पॉजिटिव वाई, तो पॉजिटिव वाई क्या थी, ये दोनों नहीं, ए प्लस बी ये वाला वेक्टर, ये है ए प्लस बी, ये वाला एरो, तो पॉजिटिव वाई क्या थी, कितना एंगल बना रहा है, 90 प्लस 45 यानी 135, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है, एक मिनट, हाँ, काइनेटिक एनर्जी of a body of mass m at a height r/2 from earth surface when the body is thrown from the surface with speed root over gr। ओके, ओके, तो काइनेटिक, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है, तो अगर ये अर्थ सरफेस है तो यहाँ जितना मैकेनिकल एनर्जी होगा यहाँ भी वही होगा मैकेनिकल एनर्जी। अब यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी है v0 स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी है हाफ m v स्क्वायर और माइनस जी एम एम बाय आर। अब यहाँ पे अर्थ के सेंटर से कितनी दूरी पे है, ये अर्थ का सेंटर है तो आर डिस्टेंस दूर है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इतना, काइनेटिक एनर्जी इतना, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपको पता करना है, प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल तो नेगेटिव में होता है, तो -gmm/। अब इस पॉइंट का सेंटर ऑफ अर्थ से दूरी कितना है, r प्लस r/2, ये कितना है r/2, तो इस पॉइंट का सेंटर ऑफ अर्थ से दूरी कितना है, 3r/2। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तब आपको दिख जाएगा, तो हाफ m v0 स्क्वायर, v0 की वैल्यू क्या है, इतना, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है gm/r²। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो हाफ और हाफ, तो ये -12 gmm/r आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ भी इसके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ -gmm/r के बराबर है, तो ये चीज़ भी -gmm/r के बराबर होगी, है ना। तो यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा 2/3 -1, नेगेटिव क्यों आ रहा है, कुछ मैंने कैलकुलेशन एरर किया है, हाफ mv², जी की वैल्यू gm/r², तो हाफ माइनस ये माइनस में तो आएगा, सही है, gmm/2/3, ये माइनस में क्यों आ रहा है, 2/3 -1, अरे हाफ mv², कहीं कैलकुलेशन एरर हो रहा है, और कैपिटल जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू gm/r², सही है, तो हाफ gmm, और ये इतना, तो हाफ -1 तो माइनस हाफ होगा, सही है, टोटल एनर्जी तो नेगेटिव होना चाहिए, और यहाँ पे के प्लस पोटेंशियल एनर्जी -gm/डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर r/2 प्लस r, 3r/2, तो 2/3, ओके, अब 2 है ना यहाँ, 2 ये 2 है ना, मैंने 2 नहीं लिखा था। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 2/3 माइनस हाफ gmm/r। ठीक है, तो ये 1/6 gmm/r। अब आंसर देखोगे तो स्मॉल जी के टर्म में है, तो आपको पता है स्मॉल जी मतलब gm/r², तो gm की वैल्यू स्मॉल जी इंटू r², तो gm की वैल्यू स्मॉल जी इंटू r² रख दो। ठीक है, तो एक आर से एक आर कट जाएगा, तो mgr/6 यानी ऑप्शन बी। ठीक है, या तो आप शुरू में ही जीएम को स्मॉल जी के मतलब कैपिटल जीएम को स्मॉल जी के टर्म्स में लिख देते हैं, बात है ये शुरू में सब्सिट्यूट करो या लास्ट में करो, वो सबसे उतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ मैं अटक गया था क्योंकि ये 2 वैल्यू मैंने यहाँ लिखा नहीं था, ये 2 आया था ना, मैंने जब माइनस इतना लिख दिया था। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ये नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट अबाउट ए प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड सन। पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, गलत, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -gmm/डिस्टेंस
फ्रॉम सन। अब जब प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहा है, सन तो यहाँ पे है ना कहीं, तो प्लैनेट का क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है? नहीं, प्लैनेट का डिस्टेंस जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो एक्स चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट है, तो ये रेशियो चेंज हो रहा होगा, ठीक है। लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट फिर से गलत। आप देखोगे तो डायरेक्शन से ही देख लो, लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन तो मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन क्योंकि चेंज हो रहा है, तो लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा होगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज ही हो रहा है। ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट मस्ट बी सर्कुलर, गलत। ये एलिप्टिकल होता है, एलिप्टिकल का स्पेशल केस है सर्कुलर, मतलब हर एलिप्स सर्कल नहीं होता, लेकिन हर सर्कल को आप एलिप्स बोल सकते हो। एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट, ये तो आपका केपलर का लॉ ही है ना, ठीक है, डी ए बाई डी टी इक्वल टू कांस्टेंट, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है ह्यूमन हार्ट पंप्स 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड पर हार्ट बीट एट अ प्रेशर ऑफ 1.5 मीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो जैसे 75 या 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी बोलते हैं प्रेशर बताने के लिए, वैसे यहाँ पे वाटर के टर्म से बोला गया, ठीक है। इफ़ द हार्ट बीट्स आर 72 पर मिनट देन द, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, एवरेज पूछा गया है, एवरेज पावर, ठीक है। तो एवरेज पावर मतलब क्या, आप टोटल वर्क बाय टाइम ले लो, है ना। अब टाइम क्या लोगे, आपका मन, सपोज मैं 1 मिनट का समय ले रहा हूँ, तो मैं 1 मिनट का टोटल वर्क लिखूंगा। आप कोई आधा मिनट का लेना चाहता हो तो आधा मिनट का वर्क लिखो। तो मैं अगर टाइम की वैल्यू 1 मिनट लूंगा तो 1 मिनट में कितना काम हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आपको पता है वर्क डन, आपको पता है पी डी वी का इंटीग्रेशन होता है, और डी वी का प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है एट ए प्रेशर, मतलब देखो इसी प्रेशर का एक ही वैल्यू दिया है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। अब यानी पी डेल्टा वी, तो वर्क डन यहाँ पे ये यूज़ करने वाले पी डेल्टा वी, तो प्रेशर का वैल्यू है 1.5 मीटर ऑफ मरकरी, तो रो, सॉरी रो होता है वाटर का इतना, जी एच, रो जी एच, वाटर का रो इतना, जी की वैल्यू इतने, इंटू हाइट ऑफ वाटर, इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। अब चेंज इन वॉल्यूम मतलब कितना वॉल्यूम पंप हुआ, चेंज इन वॉल्यूम मतलब कि कितना वॉल्यूम पंप हुआ, ठीक है, क्योंकि जितना वॉल्यूम पंप होगा उतना ही तो वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम पंप हुआ मतलब बेसिकली कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो पंप किया है ना। तो 60 सीसी कर रहा है एक हार्ट बीट में, मैंने 1 मिनट का समय लिया है, तो 1 मिनट में तो 72 हार्ट बीट्स हो जाएंगे। तो 1 मिनट में 72 हार्ट बीट्स, और एक हार्ट बीट में 60 सीसी, 60 सीसी। अब सीसी को आप मिलीमीटर, सॉरी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूँ तो 10⁻⁶, ठीक है। तो पी इंटू ये 72 60 10⁻⁶, ये हो गया वर्क डन। वर्क डन डिवाइडेड बाय 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, ठीक है। तो देखो आप 60 से 60 कैंसल, एक, तीन एक चार, चार छः को काट के दो कर देगा, और 72 इंटू 15 कितना होता है, 30, 15 से 105, 108, इंटू 10⁻², यानी 1.08, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है अ कंटेनर filled with a liquid of density इतना ही shown, the velocity of efflux, तो velocity of होता है √2g(h) होता है, डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू भी 10, तो 10√2 1.4 मतलब 14 मीटर पर सेकेंड के आसपास, यानी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 में वाटर राइजेस टू हाइट ऑफ 40 सेंटीमीटर इन कैपिलरी ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को 4a कर दे यानी 4 गुना बढ़ा दे तो हाइट क्या होगा। तो हाइट का फॉर्मूला होता है हाइट का राइज इन ए कैपिलरी ट्यूब टू सरफेस टेंशन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी, ठीक है। अब जो रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब होता है ये हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया बाय पाई, क्यों, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस हो जाएगा ए बाय पाई का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसके बदले ये लिखे, तो अब देखो इसको मिटा दो, ये है डिनोमिनेटर में। तो अब जब आप खाली एरिया चेंज कर, एरिया चेंज करने से लिक्विड का सरफेस टेंशन चेंज नहीं होगा, ये जो होता है कॉन्टैक्ट एंगल, ये तो मटेरियल का प्रॉपर्टी, मतलब पेयर का प्रॉपर्टी होता है, लिक्विड और ग्लास के केस में मान लो, जैसे ये जो भी है लिक्विड और कोई भी लिक्विड की वैल्यू, मतलब जैसे वाटर और ग्लास के लिए फिक्स रहेगा, ठीक है। तो आपने मटेरियल को चेंज नहीं किया, नहीं कैपिलरी के मटेरियल को चेंज किया, नहीं लिक्विड को चेंज किया, तो थीटा चेंज नहीं होगा, तो एस चेंज नहीं, थीटा चेंज नहीं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड चेंज नहीं, जी चेंज नहीं, खाली एरिया चेंज हो रहा है। तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए क्या बोलोगे, ये, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो केस दिए गए, इसमें बस एरिया चेंज हो रहा है। अब एरिया को 4 गुना बढ़ा दिए, तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा, तो ये एच क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये 4 गुना बढ़ेगा तो ये 2 गुना हो जाएगा, ये 2 गुना होगा तो
एच आधा हो जाएगा। तो पहले एच 40 था तो एच आधा होके इतना हो जाएगा। बेसिकली H1/H2 इक्वल टू A2/A1। A2 जो है 4A है, A1 A है, तो ये 2 आ गया। तो H2 इज H1/2। H1/2 मतलब 20, ठीक। An iron rod and a copper rod lie side by side. As the temperature change, the difference in length of the rods remain constant at a value of 40, the ratio of original length, ठीक है। तो अगर दो रॉड्स, पहला रॉड और दूसरे रॉड, दोनों का लेंथ का डिफरेंस हमेशा 40 रहने वाला है, यानी इनिशियल लेंथ में फ़र्क भी 40 का ही होगा, ठीक है। अब इनिशियल फ़र्क जितना है हमेशा वही रहने वाला है। इसका मतलब यही हो सकता है कि दोनों रॉड का चेंज इन लेंथ सेम रहेगा, ठीक है। तभी तो इसका अगर 10 मीटर बढ़ेगा, 10 सेंटीमीटर, इसका भी 10 बढ़ेगा, तभी तो दोनों का डिफरेंस 40 रहेगा, ठीक है ना। तो अगर डिफरेंस मेंटेन रखना है मतलब दोनों में चेंजेस सेम आने चाहिए, ठीक है। अब डेल्टा L1 हो जाएगा अल्फ़ा 1 डेल्टा 2 हो जाएगा अल्फ़ा 2 L2। तो आपको रेशियो ऑफ लेंथ पूछा है, तो L1/L2 हो जाएगा अल्फ़ा 2/अल्फ़ा 1। तो रेशियो ऑफ ओरिजिनल लेंथ ऑफ कॉपर, तो कॉपर बाय आयरन पूछा है, तो अल्फ़ा ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय अल्फ़ा ऑफ कॉपर। अल्फ़ा ऑफ आयरन है 1.2, अल्फ़ा ऑफ कॉपर है 4.8, इंटू 10 की पावर सेम है तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ। तो 1/4, तो लेंथ का रेशियो कितना हो जाएगा 1/4। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला गया है, अ यूनिफॉर्म डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट इज ज्योमेट्रिकल एक्सिस इन फ्री स्पेस इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय डेल्टा टी, फ्रैक्शनल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो आपको फ्री स्पेस बोल दिया, फ्री स्पेस बोल दिया मतलब एक्सटर्नल टॉर्क, नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अब एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू ओमेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब आई होता है आपका डिस्क है ½ mr² या जो भी आपको, चलो रोटेशनल एक्सिस बोल दिया गया, ज्योमेट्रिकल एक्सिस का रोटेट हो रहा है, मान लो ये नहीं बोला जाता तो आपको पता है आई किसके प्रोपोर्शनल होगा, mr² के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अगर खुद के एक्सिस को घूम रहा होगा तो ½ mr², अदरवाइज आपको k mr² आप लिख दोगे, तो आई की वैल्यू आप कुछ k mr² है ना, कुछ कांस्टेंट है, तो यहाँ पे तो हाफ है, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं भी लिखा रहता किस एक्सिस पर घूम रहा है तब भी क्वेश्चन बन सकता था। तो बेसिकली ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट भी कांस्टेंट रहने वाला है, तो ओमेगा, ठीक है। टेम्परेचर चेंज करने से मास चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ओमेगा आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² हो जाएगा, ठीक है। सी भी कांस्टेंट रहने वाला है ना। आप यहाँ पे हाफ लिख दो आपको प्रॉब्लम हो रहा तो पॉइंट ये है। अब फ्रैक्शनल चेंज ऐसे होता है, फ्रैक्शनल चेंज इज इक्वल टू एरर वाले चैप्टर्स आपको पता है, ये पावर सामने आ जाएगा और ये, ठीक है। अब एरर तो हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं, इसलिए माइनस साइन को प्लस में कन्वर्ट कर लेते थे, क्योंकि एरर हमेशा इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें बस माइनस साइन बता रहा है कि अगर आर बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, है ना। अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आर तो बढ़ेगा। अब चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा, ठीक है। तो dr/r क्या हो जाएगा, अल्फा डी टी, dr/r अल्फा डी टी। तो फ्रैक्शनल चेंज इन ओमेगा हो जाएगा -2 अल्फा डी टी, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला गया है, अब फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली ऑन ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg प्लेस ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस फॉर 4 सेकेंड, ठीक है। तो 4 सेकेंड में, तो आपको पता है इम्पल्स बाय मास ये होता है फाइनल वेलोसिटी, मतलब बेसिकली चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। अब चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, इनिशियली तो रेस्ट पे था, ठीक है। तो ये हो जाएगा इम्पल्स के बराबर, इम्पल्स को मैं जे से नोट कर रहा हूँ, है ना। अब जे क्या होता है, एफ इंटू टी, फोर्स की वैल्यू है 10 और ये 4 सेकंड की लगा है तो 40, ठीक है। तो वी की वैल्यू हो जाएगी 40/m, एम की वैल्यू 5 है, तो ये 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप डायरेक्टली इसको काइनेमेटिक्स से भी कर सकते, मतलब न्यूटन्स लॉ और काइनेमेटिक्स से कर सकते हो। इतना फोर्स लग रहा है इतने मास पे, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ करो, ठीक है। अब फोर्स याद रखना 4 सेकंड की लगा है, 5 सेकंड की नहीं लगा है, तो जो 4 सेकंड के एंड पे वेलोसिटी होगा वही 5 सेकंड पे होगा, 4 सेकंड से 5 सेकंड पे कोई फोर्स नहीं लगा है। तो भले आपको वेलोसिटी एट 5 सेकंड पूछा है, लेकिन आपको पता है वेलोसिटी एट 5 सेकंड विल बी इक्वल टू वेलोसिटी एट 4 सेकंड, क्योंकि 4 सेकंड पे फोर्स लगना बंद हो गया। अब वेलोसिटी 4 सेकंड निकालने के लिए वी इज इक्वल टू यू प्लस एट यूज़ करेंगे, यू की वैल्यू 0, एक्सेलेरेशन आपका 2 है इंटू टाइम 4 सेकंड, क्योंकि एक्सेलेरेशन सिर्फ 4 सेकंड के लिए तो है, तो आंसर फिर से 8 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला गया है, इन द फॉर्मूला एफ इक्वल टू दिस वेयर एच इज पैरम कांस्टेंट, एस इज द स्पीड ऑफ लाइट, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एक्स। तो आपको पता है ई की पावर समथिंग में जो है ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, तो एच सी बाई एक्स डायमेंशनलेस होना चाहिए, यानी एक्स का डायमेंशन जो है एच सी के बराबर होना चाहिए,
ठीक है। आपको पता है एच सी होता है एनर्जी इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा, यानी एनर्जी इंटू लैम्डा का डायमेंशन एस सी के बराबर होगा, क्योंकि एनर्जी एस सी बाई लैम्डा, ठीक है ना। अब एनर्जी डायमेंशनली होता है एम एल टू टी माइनस टू, और लैम्डा मतलब लेंथ, लैम्डा क्या है वेवलेंथ, वेवलेंथ का डायमेंशन लेंथ, तो एम एल थ्री टी माइनस टू, एम एल थ्री टी माइनस टू। क्वेश्चन नंबर 14 में A ball is thrown vertically upward with a speed of 68. The distance traveled by the ball in the 7 second. ठीक है। अब 68 से आप फेंके हो, ये कितने टाइम पे रुकेगा? तो वही रुकने के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओ। v की वैल्यू जीरो, रुक फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि रुकने का वेलोसिटी देखना है तो जीरो, इनिशियल इतना, एक्सेलरेशन माइनस 10 इंटू टी। तो 6.8 सेकेंड पे ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक है। अब 6.8 सेकेंड पे तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो यानी 6 सेकेंड पे कहीं नीचे होगा और ऊपर जा रहा होगा, है ना। ठीक है। अब 6.8 सेकेंड और 7 सेकेंड्स, 7 सेकेंड्स पे नीचे जा रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ 6 से लेकर 6.8 सेकेंड के बीच में ऊपर गया होगा, और 6.8 से लेकर 7 के बीच में नीचे गया होगा। अब मैं 6 से 7 के बीच का क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 7 सेकेंड का मतलब ही होता है टाइम बिटवीन ये टी इक्वल टू 6 एंड टी इक्वल टू 7, इसके बीच का जो टाइम रहता है ना, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो टी इक्वल टू 6 सेकेंड से लेकर टी इक्वल टू 7 सेकेंड के बीच का जो टाइम गैप है, इसी को बोलते हैं 7 सेकेंड। जैसे 10 सेकेंड बोला जाएगा, तो टी इक्वल टू 9 से लेकर टी इक्वल टू 10 के बीच का जो ड्यूरेशन है, उसको बोलेंगे 10 सेकेंड, ठीक है। ओके। अब प्रॉब्लम क्या है, इस दौरान टी इक्वल टू 6 से लेकर टी इक्वल टू 7 के बीच में इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया है। तो आप जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि पहली बात तो डिस्टेंस के लिए नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तभी सेम होंगे जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा होगा, तो उसको मत लगाना यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, उसको लगाओगे तो नहीं आएगा, ठीक है। मतलब एक न एक ऑप्शन आ जाएगा, वो गलत होगा, है ना, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, ठीक है। और वो डिस्प्लेसमेंट का होता है, आपसे डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तब कोई प्रॉब्लम नहीं हो, फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी सेम होता है जब डायरेक्शन चेंज ना हो, और इस केस में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड वाला फॉर्मूला मत लगाओ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का टाइम डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो इसको डी वन बोल रहा हूँ, उसको मैं डी टू बोल रहा हूँ, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी वन प्लस डी टू। अब डी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ का स्पीड स्क्वायर बाय टू जी, क्योंकि यहाँ पे तो रेस्ट पे है ना, तो इनिशियल स्पीड यहाँ का स्पीड का स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ का स्पीड क्या होगा, तो टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे 68 से जा रहा था, तो 6 सेकेंड के बाद स्पीड क्या होगा, हर सेकंड तो स्पीड 10 से घटते जाएगी, तो 6 सेकेंड का स्पीड हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 8 मीटर पर सेकेंड। 6 सेकेंड में देख लो, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओ। यहाँ से यहाँ के बीच में लगा रहा हूँ मैं, तो इनिशियल है 68, एक्सेलेरेशन माइनस 10 इंटू टाइम 6, टाइम 6 सेकेंड है यहाँ से यहाँ का, तो 60 घटा देंगे तो 8 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से 8 से जा रहा है ना। तो यू स्क्वायर, इसको मैं यू मान लूँ, मतलब यहाँ से यहाँ का मोशन देखेंगे तो ये यू है, यू स्क्वायर बाय टू जी, तो यू स्क्वायर बाय टू जी। अब डी टू निकालेंगे, डी टू ये है, अब ये तो रेस से है, अब रेस से फ्री फॉल कर रहा है, और कितने देर के लिए कर रहा है, 6 से लेके 7, मतलब 0.2 सेकेंड के लिए, तो हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो जाएगा डी टू। तो दोनों को ऐड करेंगे, तो 64/20 यानी 320/100 यानी 3.2, और यहाँ पे 0.04, 0.04 का आधा 0.2 इंटू 10 भी तो है ना, हाँ 3.4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक्स ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 5% मोर एंड 4% लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक्स सी व्हेन ए एंड बी आर साइमल्टेनियसली एक्साइटेड 9 बीट्स पर सेकेंड आर प्रोड्यूस, ठीक है। तो 9 बीट है एफ ए और एफ बी का डिफरेंस। अब सी का फ्रीक्वेंसी को अगर एफ सी बोलूँ मैं, तो ए का फ्रीक्वेंसी 5% मोर है, तो इसका 5% ज़्यादा करेंगे, मतलब 105% ऑफ दिस, यानी 1.05 एफ सी। वैसे बी का है 4% लेस, 4% लेस मतलब, अब इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो ये दोनों का डिफरेंस है 4 और 9 का, ठीक है। तो आप इन दोनों का वैल्यू पुट करो, तो ये दोनों यहाँ पुट करोगे, एफ ए का वैल्यू इतना, एफ ई का वैल्यू इतना, तो ये हो जाएगा 0.09 एफ सी। तो एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हर्ट्स। एफ ए की वैल्यू है 1.05 एफ सी, और एफ सी की वैल्यू 100 है, तो ये हो जाएगा 150, 105 हर्ट्स, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। सॉरी,
ए के लिए हमें बी का पूछा था ना, हाँ बी का, सॉरी। तो बी का है 0.96 एफ सी, और एफ सी 100 है, तो ये 96 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में, अ टैप सप्लाइज वाटर एट 22, अ पर्सन टेक्स 1 किलोग्राम ऑफ वाटर पर मिनट एट 42 फ्रॉम गीजर द पावर, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं, देखो, पर मिनट, 1 मिनट में 1 किलो पानी निकल रहा गीजर से, लेकिन गीजर से तो पानी कितना निकलेगा, 42 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। और वाटर कितने में था, गीजर में पहुंचा था 22 में, तो 22 से 42 कर दिया 1 मिनट में, तो 1 kg पानी को 1 मिनट में उसका टेम्परेचर 22 से 42 हो गया, तो पावर पूछा है, तो पावर हो जाएगा हीट बाय टाइम। अब हीट हो जाएगा MS∆T बाय टाइम। अब 1 मिनट में यानी 60 सेकेंड में कितना मास, 1 किलोग्राम मास। स्पेसिफिक हीट 4200 होता है, टेम्परेचर का राइज 22 से 42 मतलब 20, ठीक है। तो 20 दिया, तो ये 1400 है ना। बेसिकली आपने 1 मिनट में देख लिया कितना हीट मिल रहा होगा, 1 मिनट में 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 22 से 42 किया गया है, तो वर्क डन, या सॉरी हीट सप्लाइड इतना डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 1 मिनट, तो 1400 वाट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में, इन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 12 एंड मैक्सिमम हाइट इज 4, व्हाट इज द वेलोसिटी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज है 12, तो हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो इसका वैल्यू आपको दे दिया 12। और मैक्सिमम हाइट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी, ये होता है 4, ये है 4 यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से आप अगर इन दोनों को डिवाइड करो, तो आपको मिलेगा यू स्क्वायर बाई जी तो कैंसिल, तो 4 साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये हो जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये 2 ऊपर जाके 4 हो जाएगा, तो 4 साइन थीटा कॉस थीटा बाय ये था, ठीक है, इज इक्वल टू 3, क्योंकि इस तरफ आ जाएगा 3, है ना। तो यहाँ से आपके पास आ रहा है कॉस बाय साइन यानी टेन थीटा 4/3, ठीक है। देख लो, साइन से साइन कट गया, उधर साइन और कॉस को ले जाएंगे, टेन थीटा इक्वल टू 4/3। अब टेन थीटा इक्वल टू 4/3 मिल गया, अब हमें क्या पूछा था यू, अब कोई भी एक फॉर्मूला ले लो, सपोज ये वाला फॉर्मूला ले लिया, मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, ऊपर वाला भी ले सकते थे। तो यू का वैल्यू निकालना है साइन थीटा, टेन थीटा पता है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 4/5, तो साइन स्क्वायर थीटा चाहिए यानी 4/5 का स्क्वायर, ठीक है। ये 4 है, ये यू है, डिवाइडेड बाई 2g 20, ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यू स्क्वायर इंटू 16/25 बाय 20 इक्वल टू 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल टू 80 इंटू 25/16, ठीक है। तो यू की वैल्यू 5√5, यू स्क्वायर 5 इंटू 25 है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 5√5। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोला गया है 4 आइडेंटिकल रॉड्स, आइडेंटिकल मतलब ज्योमेट्री वगैरह सेम है, और कुछ नहीं बोला गया, तो सब सेम के सेम मेटल से बने हुए हैं, आर कनेक्टेड आर शोन अज्यूमिंग नो हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन, द जंक्शन टेम्परेचर, जंक्शन मतलब जहाँ पे रॉड मिल रहा होगा, इस पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा, है ना। तो आपको पता है चारों रॉड्स आइडेंटिकल है, मतलब हर चीज़ सेम है, ज्योमेट्री भी सेम है और मटेरियल भी सेम है, तो सबका रेजिस्टेंस सेम होगा, थर्मल रेजिस्टेंस, तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस इसका इसका सबका सेम होगा, ठीक है। तो हम लोग एक काम करेंगे, मान लेते हैं इस पॉइंट का टेम्परेचर जैसे टी दिया हुआ है, तो टी की वैल्यू निकालना आपको, है ना। तो टी का वैल्यू कैसे है, तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं जो हीट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो है I1 हीट करंट, इस डायरेक्शन में I2, इस डायरेक्शन में I3, और इस डायरेक्शन में I4। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता इसी तरफ फ्लो हो रहा है, इस तरफ क्यों नहीं फ्लो हो रहा है, मेरा मन, मैं इस तरफ ले रहा हूँ, आपको इस तरफ लेने का तो लो, ठीक है। तो मैं हर रॉड में हीट का फ्लो का डायरेक्शन ऐसे अजूम कर लिया, आपको कुछ भी अजूम करना है आप कर सकते हो, दो को, एक को ऊपर एक को इधर, और इसको भी इधर, इसको नीचे, इसको ऊपर, कुछ भी जैसा भी, किसी भी एरो को आपको उल्टा करना है कर लो, आपका मन। लेकिन अगर मैं ऐसा एरो लिखूं, तो आप बताओ मुझे इस पॉइंट पे से कितना हीट करंट बाहर निकल रहा है, तो I1 I2 I3 I4 इतना बाहर निकल रहा है, और कितना आ रहा है, आने वाला एरो तो एक भी नहीं है, मैंने ड्रॉ किया है, यानी आ कुछ भी नहीं रहा है, जा रहा है I1 I2 I3 I4, ठीक है। अब आपको पता है हीट गोइंग आउट शुड बी इक्वल टू हीट कमिंग इन, हीट कमिंग इन कितना है, मतलब वही हीट करंट, हीट करंट कितना आ रहा है 0, हीट जा रहा है इतना,
क्योंकि मैंने ऐसा ड्रॉ किया, आपको कोई एरो जैसे आई 4 को अगर मैं उल्टा ड्रॉ करता, तो आ रहा है आई 4, जा रहा है आई 1 आई 2 आई 3, तो फिर आप लिखते हैं आई 1 प्लस आई 2 प्लस आई 3 इक्वल टू आई 4, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप वैसे करोगे तब भी आंसर आएगा, कैसे भी करो आपका मन, ये अजम्पशन से आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जो हीट करंट होता है, हीट करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो यहाँ का टेम्परेचर है टी, यहाँ का 20 है, तो टी माइनस 20, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। वैसे आई 2 हो जाएगा, आई 2 ये वाला है, तो यहाँ का टेम्परेचर, क्योंकि हीट करंट इस तरफ जा रहा है, तो ये वाला टेम्परेचर माइनस ये वाला, तो टी माइनस 30 डिवाइड बाई इस रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस जो कि आर है, सबका आर आ रही है, टी माइनस आई 3 के लिए टी माइनस 40, और लास्ट के टी माइनस 10, है ना। टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस करते हैं तो हमें करंट मिल जाता है। तो यहाँ से टी की वैल्यू आपको दिखेगा, चारों का एवरेज हो जाएगा, तो 20, 30, 10 और 40। ठीक है, तो 5, 4, 9, 1, 10 बाई 25 आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 में द लेंथ ऑफ ए सोनोमीटर वायर इज 0.75 मीटर एंड इट्स मटेरियल डेंसिटी इज इतना, इट कैन बियर अ मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ इतना विदाउट एक्सीडिंग इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू दे दिया है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी प्रोड्यूस, कैन बी मतलब मैक्सिमम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो कैन बी मतलब मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है C/12 स्पीड ऑफ वेव डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, क्योंकि सोनोमीटर है ना, इसलिए 12, क्योंकि सोनोमीटर वायर दोनों एंड पे फिक्स होता है ना। ये हो गया फंडामेंटल। इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, अब लेंथ ऑफ वायर तो फिक्स है, तो ये तो चेंज नहीं कर सकते, तो सी का मैक्सिमम वैल्यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम वैल्यू के लिए सी का मैक्सिमम वैल्यू, है ना। अब सी का मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। अब सी होता है स्ट्रिंग वेव में जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है, टेंशन बाय एल, फिर से एल चेंज नहीं हो रहा है, टेंशन चेंज हो रहा है, तो सी मैक्सिमम कब होगा, जब टेंशन मैक्सिमम हो, है ना। अब टेंशन का मैक्सिमम वैल्यू, ओके। अब आपको यहाँ पे यही यूज़ करना होगा, आपको पता है ये टेंशन, ये जो, ओके मैं एल क्यों लिख दिया, सॉरी, टी बाई म्यू होता है ना, एल लिख दिया था। हाँ, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो मास पर म्यू क्या होता है, मास पर लेंथ, ये क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, तो म्यू के बदले में रो इंटू ए लिखने वाला हूँ, क्योंकि रो और ए दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, रो तो डायरेक्टली दिया हुआ है, टी बाई ए, अब टी बाई ए का वैल्यू को स्ट्रेस बोलते हैं, तो अब टी मैक्स है, तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस हो जाएगा, और मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है, मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू कितना है, 8.1 इंटू 10⁸ 8। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 8.1 इंटू 10⁸8, ये डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी कितना है, 9 इंटू 10⁻3, तो 9 इंटू 10⁻3, तो सी मैक्स हो जाएगा इतना। ठीक है, टी मैक्स बाय मैक्सिमम स्ट्रेस दिया हुआ था, डेंसिटी दिया हुआ था ये, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 10⁻4, यानी 300। तो ये 300 है, ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 0.75, तो 0.75 का डबल यानी 1.5, यानी ये 200 आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे बोला गया है, दो एसएचएम का इक्वेशन दे दिया है, एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा है। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड तो यही है, तो ये एम्पलीट्यूड है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो आप इसका एम्पलीट्यूड देखो, बेसिकली एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हो, मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, साइन वाले की चीज़ का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू इस पूरे एक्सप्रेशन का 4 इंटू इसका मैक्सिमम वैल्यू विच इज़ 4, तो डायरेक्टली है। वैसे इसका, इस एक्सप्रेशन मतलब y2 का एम्पलीट्यूड निकालने के लिए इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब 4 का वैल्यू तो 4 है, अब इस चीज़ का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा के फॉर्म में, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इसका क्वेश्चन कितना है, 1 है, इसका क्वेश्चन कितना है, √3 है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है इतना। ठीक है, तो हो जाएगा 2 मतलब 8, तो a2 का इसका मैक्सिमम वैल्यू 8 है, मतलब इसका एम्पलीट्यूड y2 का एम्पलीट्यूड कितना है, 8 है, इसका कितना है, 4 है, तो 4/8 मतलब 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इतना है, तो परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, अब ये तो कांस्टेंट है, मतलब इतना, यानी एरर इन वॉल्यूम हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एरर इन रेडियस। ठीक है, अब एरर इन रेडियस दिया है 1.5%, उसका 3 गुना मतलब 4.5%, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 22 में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय एक्स का एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया, वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया है। ओके, एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन अलॉन्ग एक्स मिल जाएगा। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा आपको 80, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 8। वैसे इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 8 और दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 0, क्योंकि कांस्टेंट आ गया है ना। तो ए वाई 0 है, ए एक्स 8 है, तो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा 8। ठीक है, इसका अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर तो 8 आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बोला गया था टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज मेजर टू बी इक्वल टू 6 सेकेंड इफ द सेम पेंडुलम इज अटैच्ड टू सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर विच स्टार्ट्स मूविंग डाउन विथ एक्सेलेरेशन जी बाय 4। ठीक है, तो नया टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई रूट ओवर एल बाय जी इफेक्टिव। ठीक है, तो टाइम पीरियड का रेशियो T1/T2 हो जाएगा। अब ये तो दोनों केस में सेम है, लेंथ ऑफ पेंडुलम अपनी चेंज नहीं किया, खाली जी की वैल्यू चेंज की है। कैसे, मतलब जी इफेक्टिव चेंज हुआ है, तो क्योंकि जी नीचे आ रहा है तो जी इफेक्टिव इन सेकंड केस डिवाइड बाई जी इफेक्टिव इन फर्स्ट केस। अब फर्स्ट केस में तो एक्सीलेट नहीं कर रहा लिफ्ट, तो जी की वैल्यू जी रहेगी। सेकंड केस में लिफ्ट याद रखना, अब आपका जी का वैल्यू क्या होता है, लिफ्ट अगर नीचे एक्सीलेट करेगा तो माइनस करते हैं, ऊपर करता है तो प्लस करते हैं। तो जी इफेक्टिव सेकंड केस में 3g/4, तो 3/4 मतलब T/, तो T2 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 × T1। ठीक है, अब √3 होता है 1.7/3 × T1, T1 का वैल्यू था 6 सेकेंड, तो ये 3.4 के आसपास आ रहा है। अरे ओके, √2 मैंने 1.7 लिख दिया, तो 1.4 होता है, तो 1.4/3 × T1, 6 सेकेंड, तो 2.8, तो ऑप्शन बी। ठीक है, बेसिकली याद रखना है, अगर लिफ्ट ऊपर एक्सीलेट कर रहा है तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए होता है, अगर लिफ्ट नीचे एक्सीलेट कर रहा है तो जी इफेक्टिव जी माइनस ए होता है। तो जी इफेक्टिव ऐसे निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बोला गया है अ बॉडी कैन बी हिंज्ड अबाउट एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस सच दैट एवरी टाइम एक्सिस ऑफ रोटेशंस आर पैरेलल। ठीक है, ओके, मतलब बहुत सारे पैरेलल एक्सिस ऑफ रोटेशन आपके पास अवेलेबल है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन दे दिया है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा है। ठीक है, अब बहुत सारे पैरेलल लाइंस जो होते हैं, बहुत सारे पैरेलल एक्सिस है, बॉडी किसी के ऊपर भी रोटेट कर सकता है, लेकिन किसी भी दो एक्सिस के लिए आप लिख सकते हो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो, है ना। जैसे एक सेंटर ऑफ मास वाला ये है, तो आई अबाउट सेंटर इस एक्सिस इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, जो भी डी की वैल्यू है ना, कुछ भी हो सकता है। तो पॉइंट क्या है, इसको देख के आपको पता चल रहा है कि भाई सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आईसीएम ही हो सकता है ना। क्यों, क्योंकि आईसीएम में हमेशा कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो आई तो या तो बड़ा होगा आईसीएम के या बराबर हो सकता है। ठीक है, छोटा तो नहीं हो सकता, तो आई की वैल्यू या तो आईसीएम के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। बराबर कब होगी, जब डी जीरो हो जाए, डी जीरो हो जाए मतलब आईसीएम वाला ही लाइन है। ठीक है ना, तो आई ग्रेटर देन, बेसिकली आई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू आईसीएम है तो आई का मिनिमम वैल्यू किसके बराबर है, आईसीएम के बराबर है। अरे मैं आपको बोलूँ 2 प्लस समथिंग और ये समथिंग कोई पॉजिटिव नंबर है, तो इस चीज़ का ए का मिनिमम वैल्यू क्या बोलोगे, अब 2 ही बोलोगे ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है ना। तो वैसे ही आई इक्वल टू आई सी एम प्लस समथिंग, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, आई सी एम। अभी आई का एक्सप्रेशन दे दिया है और इसका मिनिमम वैल्यू आपको पता है। ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू आई सी एम के बराबर है। बेसिकली ये अपना मिनिमम वैल्यू कब लेगा, जब डी आई बाई डी एक्स जीरो होगा, क्योंकि आई किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। तो आई का मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब डी आई बाई डी एक्स जीरो हो। अब डी आई बाई डी एक्स जीरो करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करें तो 16x - 4 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू 4 आ रहा है। यानी आई मिनिमम कब है, आई मिनिमम है x इक्वल टू 4 पे। अब आई मिनिमम है मतलब आई सी एम है, यानी सेंटर ऑफ मास 4 पे है। तो आपसे वही तो पूछा है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, 4 पे। तो 4 सेंटीमीटर है ये, x तो मीटर में था, तो मैंने कुछ गलत किया क्या, 16x, ओके 16/4, तो 1/4 यानी 0.25, 1/4 मीटर मतलब 0.25 मीटर। ठीक है, तो 0.25 मीटर, मैंने कैलकुलेशन एरर किया था, है ना। पॉइंट यहाँ पे क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के थ्रू ही होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से जब एक्सिस पास करता है, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से फंक्शन ऑफ एक्स दे दिया है, तो जब आई मिनिमम होगा तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा। लेकिन मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए तो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, यानी जब मिनिमम है, मिनिमम कब है, एक्स इक्वल टू 0.25 में, यानी यही सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 25 में आपको बोला गया है अ बॉडी वेज 240 न्यूटन एट ए हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी। ठीक है, अब आपको जी का वैल्यू को पता है, जी का वैल्यू होता है जीएम बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना आर है और एट ए हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितना हो जाएगा 2r। तो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर है और यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 2r है। ठीक है, तो जी की वैल्यू आप कंपेयर करो तो एक केस में x है, एक केस में 2x है। तो यानी सेकेंड केस में जी की वैल्यू फर्स्ट केस के जी की वैल्यू से 4 गुना कम है। ठीक है, तो वेट क्या हो जाएगा, वेट होता है mg। तो वेट इन द सेकेंड केस हो जाएगा फर्स्ट केस का वेट का 4 गुना कम, यानी 240 का 4 गुना कम मतलब 60। बेसिकली डिस्टेंस को डबल कर दिए हैं और वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस स्क्वायर होता है, तो डिस्टेंस डबल हो जाएगा। पहले आर था फिर 2r हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर नापते हैं हमेशा। ठीक है, तो डिस्टेंस डबल हो जाएगा तो वेट 1/4 हो जाएगा, तो इसका 1/4 करेंगे तो मैं गलत किया क्या, वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस, ओके सॉरी सॉरी उल्टा दिया हुआ है, वेट एट ए हाइट 240 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका 4 गुना हो जाएगा तो 960, मतलब मैंने उल्टा बोल दिया। ये जो W2 है इसके बराबर है, तो ये नहीं है, तो यानी ये W1 है, तो W1 इज 4 टाइम्स ऑफ W2। ठीक है, अब W2 दिया हुआ था, यहाँ पे वेट दिया हुआ है 240, तो 4 इंटू 240 960। बेसिकली यहाँ पे वेट अगर 240 न्यूटन है तो यहाँ पे 4 गुना ज़्यादा होगा। मैं सोचा था यहाँ पे 240 है तो यहाँ 4 गुना कम करेंगे, यहाँ जो भी होगा यहाँ 4 गुना ज़्यादा होगा, तो इसका 4 गुना ज़्यादा करेंगे तो इतना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में आपको बोला गया है द एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ डायटोमिक गैस इज इतना। ठीक है, अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग जो कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसके एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी इतना है। अब इसका आप एवरेज वैल्यू निकालोगे तो ये तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ठीक है, और आपको पता है इक्विपार्टीशन थ्योरम से कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एवरेज एनर्जी जो एसोसिएटेड होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, ओके एनीवेज, तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, वी एक्स वाला भी ले सकता हूँ, वी वाला वी वाला, क्योंकि सब सेम ही रहता है ना। अब जो वी एक्स स्क्वायर होता है, ये जो है एवरेज वैल्यू वी एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, वी आर एम एस स्क्वायर बाय 3। ठीक है, ओके, अब यहाँ से आप देखोगे तो 1/6 m वी आर एम एस। अब वी आर एम एस का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वी आर एम एस आपका होता है, मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, हाँ इसी चीज़ को तो वी आर एम एस बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ वी आर एम एस हो गया। बेसिकली वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर, इनका सम वी स्क्वायर के बराबर होता है, और क्योंकि हर डायरेक्शन इक्विवेलेंट होता है तो वी एक्स स्क्वायर का एवरेज हो जाएगा वी स्क्वायर का एवरेज बाय 3, और वी स्क्वायर के एवरेज को वी आर एम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, वी आर एम एस क्या होता है 3r/t बाय मोलर मास, और मोलर मास क्या होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू एवोगाड्रो नंबर। याद रखना ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल स्मॉल एम। ठीक है, क्योंकि मैं एक मॉलिक्यूल का निकाल रहा हूँ, है ना, तो एम एम कैंसल, 3 से ये क्या है 2, बेसिकली ये आपका आ रहा है RT/2 Na। दिस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ओनली, ये तो सब मॉलिक्यूल की दुनिया में जो भी मॉलिक्यूल है सबके लिए सेम है। ठीक है, तो मैं जो एक्सप्रेशन लिखा हूँ इसमें कहीं भी मॉलिक्यूल का नेचर आ रहा है क्या, कि वो डायटोमिक है कि ट्रायटोमिक है, क्या है, नहीं। ठीक है ना, तो किसी भी जो एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम, एवरेज एनर्जी जो एसोसिएटेड रहेगा वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। अब दोनों केस में टेम्परेचर सेम है, तो यानी ये चीज़ सेम रहेगा, तो इसका आंसर वही है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों केस में सेम रहेगा। ये एवरेज बोल दिया है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ना, तो ये आपका जो टेम्परेचर है अगर वो चेंज नहीं किए ना, तो टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर रहा है और किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये मोनोटोमिक है डायटोमिक उसमें डिपेंड नहीं कर रहा। तो आप बोलोगे सर मोनोटोमिक डायटोमिक के लिए तो अलग अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन वो टोटल एनर्जी के लिए होता है। यहाँ पे टोटल एनर्जी पूछ ही नहीं रहा है। ठीक है, अगर टेम्परेचर सेम है, आप ऐसे नहीं करना चाहते तो सिंपल करो, एक और तरीका। आपको पता है कि एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विथ पर मॉलिक्यूल विथ ईच डिग्री फ्रीडम कितना होता है, हाफ के टी। यहाँ पे के होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, यहीं से देख लो ना। ठीक है, यही तो आया मेरा, हाफ के टी तो आया, देख लो अच्छे से, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो हाफ के टी है। ये डायरेक्टली आपका इक्विपार्टीशन थ्योरम से आ गया हाफ के टी। अब ये चीज़ किस पे डिपेंड कर रहा है, यही है एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, हाफ के टी। तो टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर रहा है, के भी तो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है, इसमें नेचर ऑफ मॉलिक्यूल कहीं आ रहा है क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है यहाँ पे, नहीं। टोटल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, अब मोनोटॉमिक है तो मोनोटॉमिक के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसको 3 से गुना करेंगे।
और ये पर डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है ना। और डायटोमिक रहेगा तो इसको 5 से गुना करेंगे, वाइब्रेट कर रहा होगा तो 7 से करेंगे, वगैरह वगैरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में, एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लोज, ठीक है। तो आप जो भी फ्लो पढ़े हो ना सिलेबस में, फ्लो जो होता है वो नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का ही फ्लो होता है, ठीक है। जो भी फ्लो वाला पार्ट आप पढ़े हो है ना, मतलब विस्कोसिटी वाले चैप्टर से पहले तक, मतलब A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये सब चीज़ जो है नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए ही पढ़े हो। बर्नौलीज थ्योरम भी नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए ही पढ़े हो आप, ठीक है। तो वी बेसिकली ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इस पोर्शन में जितना लिक्विड आएगा पर सेकंड उतना लिक्विड पर सेकंड बाहर जाना चाहिए। तो कितना आ रहा है पर सेकंड, 2 × A। यहाँ से आ रहा है और यहाँ से कितना आ रहा है, 5 × 2A। तो ये है नेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग दिस रीजन पर सेकंड, उतना ही बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा आएगा कम बाहर निकलेगा तो यहाँ डेंसिटी, मतलब मास बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाएगा वॉल्यूम सही में तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो सब नहीं करना है हमें, इनकम्प्रेसिबल है तो वो सब नहीं होता। तो जितना आएगा पर सेकंड उतना पर सेकंड लीव करना चाहिए। लीविंग के लिए कितना है, 3 AV। ओके, तो आपसे वी की वैल्यू पूछी गई थी ना, तो 10 और 2, 12, 12/3 मतलब 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, वी की वैल्यू 4, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है एडियाबेटिक कंप्रेशन में डेल्टा यू क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है डेल्टा यू होता है क्यू माइनस डब्ल्यू, इंक चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब एडियाबेटिक बोला गया है तो क्यू तो जीरो हो गया, तो माइनस डब्ल्यू। अब कंप्रेशन बोला गया है तो वर्क डन नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, तो डेल्टा यू पॉजिटिव है, डेल्टा यू पॉजिटिव, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 में, फोर आइडेंटिकल रॉड्स ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है, आर कनेक्टेड बिटवीन नोड्स ए एंड बी, मेंटेन एट टेम्परेचर 20, ठीक है। तो ए पे 20 है, तो यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। अब चारों रॉड आइडेंटिकल है हर सेंस में, तो चारों का थर्मल रेजिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। के, एल, ए, क्रॉस सेक्शन एरिया सब सेम है, थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह है ना, सेम मटेरियल से बना हुआ तो थर्मल कंडक्टिविटी सेम है। और आइडेंटिकल रॉड बोल दिया मतलब चारों का ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी भी सेम है, मतलब लेंथ और क्रॉस सेक्शन है, तो चारों का थर्मल रेजिस्टेंस सेम है। अब क्योंकि सब सीरीज में कनेक्टेड है तो सेम करंट, थर्मल करंट फ्लो हो रहा होगा। अब सेम करंट फ्लो हो रहा है, सबका रेजिस्टेंस भी सेम है, तो I × R सबके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ के बीच में टोटल टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, एंड्स के बीच में 20 और 100 का डिफरेंस 80। अब 80 का तो टोटल डिफरेंस है। अब 4, 1, 2, 3, 4, 4 में 80 को डिवाइड करेंगे तो 20 20 का आएगा, तो यहाँ भी डिफरेंस 20 का होना चाहिए, यहाँ भी 20 का, यहाँ भी 20 का, यहाँ भी 20 का। अब इस तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो 20 + 20 40, 40 + 20 60, 60 + 20 80, 80 + 20 100। अब सी का टेम्परेचर पूछा था, सी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको बोला गया है द वर्क डन बाय फोर्स गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन इन डिस्प्लेसिंग पार्टिकल फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। अब आपको पाथ नहीं बताया गया है, तो आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेस करो, फिर वाई के लॉन्ग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या पहले वाई के लॉन्ग करो फिर एक्स के लॉन्ग करो, आपका मन, ठीक है ना। अगर पाथ नहीं बोला गया मतलब पाथ पर डिपेंड नहीं करना चाहिए वर्क डन, बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स होगा, लेकिन उतना दूर आपको नहीं जाना है, नीट का है। आप बेसिकली क्या करो, ये अब यहाँ से यहाँ जाते वक्त वर्क डन हुआ है W1, और वाई के लॉन्ग जाते वक्त वर्क डन हुआ है W2, ठीक है। अब जब एक्स के लॉन्ग मूव कर रहा है तो एक्स के लॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 1 से 0, तो उल्टा हुआ है जो भी है, x = 1 से लेके x = 0। आपको उल्टा ड्रॉ करना है करो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। और वैसे वाई के लॉन्ग जब आप वाई के पैरेलल मूव करवा रहे हो तो वाई में चेंज कितना है, 2 से 2, ठीक है ना। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है, अभी डायग्राम बहुत सारे लोग को कंफ्यूजिंग लग सकता है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। मैं क्या बोलूँगा, ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना उसके लिए वर्क निकालना है, तो सिर्फ एक्स के लॉन्ग वाला डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालो, ये कंपोनेंट नहीं है वर्क के लिए, मैं बता रहा हूँ। एक्स के लॉन्ग डिस्प्लेस करो उसके दौरान वर्क निकालो, और वाई के लॉन्ग डिस्प्लेस करो उसके दौरान वर्क निकालो, ठीक है। अब ये हो जाएगा बेसिकली F(x)dx, कीपिंग वाई कांस्टेंट, है ना। ये करते वक्त वाई कांस्टेंट है तो ये निकालते वक्त वाई कांस्टेंट रखना है आपको। अब वाई का वैल्यू को दे दिया, वाई का वैल्यू क्या रहा है, 2, यानी वाई कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, 2, ठीक है। वैसे ये करते वक्त एक्स कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, है ना। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वाई तो चेंज हो ही नहीं रहा है, इसको आप इंटीग्रेट करोगे भी तो जीरो आएगा, ठीक है। और एक्स कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, एक्स का इनिशियल वैल्यू 1 है, फाइनल वैल्यू 0 है, ठीक है। और ये करते वक्त वाई की वैल्यू आपको क्या रखना है, ये W(x) निकालते वक्त वाई की वैल्यू 2 रखना है, ठीक है। अब F(x) वाला पोर्शन कितना, आई कैप वाला पोर्शन ये है, XY², तो XY² dx,
ठीक है। ओके। अब y की वैल्यू आपको क्या रखना है, y की वैल्यू आपको 2 रखना है, यहाँ पे 2 रख दो तो 4x dx, 1 से 0 सॉरी। ठीक है, तो 4 इंटू 0² - 1²/2 यानी -2 जूल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, -2। समझ में आई बात। ठीक है। जब भी ऐसा हो, आई और जे वाला पार्ट दिया है, आप एक्स के लॉन्ग बस डिस्प्लेस करते वक्त वक्त निकालो, वाई के लॉन्ग फिर अकेले, मतलब एक्स के लॉन्ग जब डिस्प्लेस करोगे तो वाई के लॉन्ग नहीं हो रहा है, तो जब वो डब्ल्यू एक्स निकाल रहे हो तो वाई को फिक्स रखो, वाई की वैल्यू क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है। ठीक है। या बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इसको ड्रॉ करे तो सिर्फ एक्स के लॉन्ग ही तो मूव कर रहा है, तो देख लो, वैसे भी कर सकते हो अगर वैसे आसान लगे आपको, तो x = 1, 0 तो 1, 2 यहाँ से मूव कर रहा है 0, 2 तक, तो ऐसे जा रहा है। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन ने बोला नहीं कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, वही तो प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में नहीं बोला गया ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो आप कैसे भी ले आ सकते हो। तो अगर ये क्वेश्चन सही होगा तो ये कंजर्वेटिव फोर्स ही होगा। अदरवाइज क्वेश्चन में अलग अलग पाथ से जाओगे तो अलग अलग आंसर आएगा। तब इसका मतलब ऑप्शन तो फिक्स ही कुछ चुनेंगे ना, जैसे ये भी ऑप्शन चुनेंगे तो 2 ही होना चाहिए ना, हर पाथ के थ्रू 2 ही होना चाहिए, पाथ तो बताया नहीं गया। यानी आप ऐसे चलोगे तब भी वही आंसर आएगा। पॉइंट यही क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था स्ट्रेट लाइन, तो मैं यही लेता। ठीक है। बेसिकली अगर यहाँ पे पाथ दे भी देता कि मूविंग अलोंग दिस लाइन y = x + 7 ऐसा कुछ, है ना, तब भी आप इसी प्रोसेस को यूज़ करते हैं। हाँ, फिर आपको ये जो y की वैल्यू है ये इस फॉर्मूला के हिसाब से अलग लिखना पड़ता है। ठीक है, जो भी है, हम लोग डाइग्रेस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया दो सॉलिड स्फीयर है, रेडियस r और x r है, आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, बाकी जो भी 2/3 2/5 वो सब के अलावा तो यही आता है ना। ठीक है। अब मास प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सेम मटेरियल बोल दिया है मतलब मास हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। से मतलब मास तो होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, सेम मटेरियल बोल दिया मतलब डेंसिटी सेम है दोनों केस में, तो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल हो गया चीज़। ठीक है। और वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है, r⁻³ के। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जब दो केसेस को कंपेयर करोगे क्योंकि मटेरियल सेम है, तो आप मास के बदले सीधा वॉल्यूम लिख सकते हो रेशियो लेते वक्त। तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया r⁻5 के प्रोपोर्शनल है। तो एक केस का r और दूसरे केस का r का रेशियो 1/x है, तो 1/x⁵। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो लेंगे तो r/x r⁵, तो 1/x⁵। ठीक है। 32 में water rises to a height 6 सेंटीमीटर in a vertical capillary tube if the tube is tilted to an angle इतना। ठीक है, तो आपको ट्यूब को कितना भी टिल्ट कर दो हाइट रीजन सेम रहता है। तो बेसिकली ये ट्यूब को टिल्ट कर दिए 37 डिग्री, तो कितना पानी, तो पानी अगर इतने हाइट तक है, तो बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको समझो, पानी अगर इतने लेवल तक है कैपिलरी में, ठीक है, ट्यूब को टिल्ट करने के बाद, तो थोड़ा अच्छा ड्राइंग कर लेते हैं, ट्यूब को ही बना ही देते हैं पूरा। तो ट्यूब पीला से दिखा रहा हूँ मैं और ये पानी वाइट से, है ना, लेकिन हाइट सेम रहेगा। हाइट सेम रहेगा मतलब ट्यूब जब वर्टिकल रहेगा तब जितना हाइट था उतना ही रहेगा। ठीक है। तो L sin 37 = H। तो जब ट्यूब वर्टिकल था तब इतना हाइट था, तो ट्यूब हॉरिजॉन्टल होने के मतलब कितना भी आप एंगल रोटेट कर दो हाइट सेम रहने वाला। ठीक है, तो अगर इतना हाइट पहले था तो आप टिल्ट करके ऐसा रख रहे हो ट्यूब को, तब हाइट इस नहीं रहेगा। कोई ऐसा रख रहा है तो हाइट ऑफ वाटर अब फिर से सेम लेवल रहेगा। हाइट ऑफ वाटर हमेशा सेम लेवल रहेगा। ठीक है। तो एल ही तो पूछा गया है, कितना लेंथ ऑफ ट्यूब पे पानी रहेगा। तो L sin 37, तो L = H/sin 37। sin 37 कितना होता है 3/5, यानी 5H/3। तो 5/3 इंटू H यानी 10 सेंटीमीटर। ठीक है। इनिशियल हाइट था इतना, ये था 6, तो ये हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको बोला गया है रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट जीरो। तो केल्विन में देखें तो 273 केल्विन पे रेट ऑफ रेडिएशन पी है। तो 273 डिग्री सेल्सियस मतलब 5 डबल हो गया ना इसका, 273 तो कितना हो जाएगा, 7 7 जो भी है डबल हो गया। मतलब इनिशियल टेम्परेचर अगर मैं कैलकुलेट नहीं करना चाहता, तो इस वाले टेम्परेचर को अगर आप टी केल्विन बोलोगे तो 273 + 273 2T केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर आप डबल कर दो, अब जो रेट ऑफ रेडिएशन होता है, रेट ऑफ रेडिएशन ये होता है टेम्परेचर की पावर 4। टेम्परेचर लेकिन केल्विन में होना चाहिए। तो टेम्परेचर को 2 गुना किया है तो टेम्परेचर की पावर 4 कितना गुना हो जाएगा, ये तो 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 सॉरी, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, हाँ,
16 गुना हो जाएगा तो ये 16 p हो जाएगा। तो पहले अगर रेट ऑफ रेडिएशन p था तो बाद में 16p। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन, मैक्सिमम स्पीड। ठीक है। अब एक्सेलेरेशन जब नेगेटिव होने स्टार्ट हो गई, एक्सेलेरेशन जब जीरो हो जाएगा तभी तो स्पीड मैक्सिमम होगी। अब देखो स्पीड क्या होता है डी वी बाई डी टी ए होता है। तो जब ए जीरो होगा तभी तो स्पीड मैक्सिमम होगी। तो यही सबको पता है कि स्पीड मैक्सिमम होगा इफ डी बाई डी टी जीरो, और डी बाई टी जीरो मतलब ए जीरो, यानी स्पीड मैक्सिमम होगा इफ ए जीरो। अब ए जीरो कहाँ पे, टी इक्वल टू टू पे, यहाँ पे ना ए जीरो है, देख लो एक्सेलेरेशन वाला ग्राफ जीरो यहाँ पे हो रहा है, यानी यहीं पे वी मैक्सिमम होगा, यानी वी मैक्सिमम है एट टी इक्वल टू जीरो। तो वी एट टी इक्वल टू सॉरी 2 सेकेंड, तो वी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड ही वी मैक्सिमम होगा, क्योंकि वी मैक्सिमम होता है जब ए जीरो का है टी इक्वल 2 सेकेंड में, मतलब वी मैक्सिमम होगा टी इक्वल 2 सेकेंड में। ठीक है। तो वेलोसिटी 2 सेकेंड निकालना है आपको, है ना। अब उसके लिए काम करेंगे। अब आपको पता है कि एटी ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी इज एरिया अंडर एटी ग्राफ। ठीक है। तो एरिया अंडर एटी ग्राफ है ये है एरिया अंडर एटी ग्राफ। तो हाफ इंटू, क्योंकि ट्राइंगल है तो बिना इंटीग्रेशन का एरिया निकाल लो, हाफ इंटू बेस 2 है, हाइट इतना है, तो कितना है 20। तो चेंज इन वेलोसिटी है 20। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब क्योंकि मैंने एरिया 2 सेकेंड 0 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड के बीच में निकाला है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे जो भी वेलोसिटी होगा, और ये फाइनल हो जाएगा। ठीक है ना। तो वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड, ठीक है, इक्वल टू 20। अब स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है, तो ये आपका ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, तो वेलोसिटी 2 सेकेंड, ये तो ज़ीरो है, तो वेलोसिटी 2 सेकेंड से 20 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्पीड का वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको बोला गया है 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस अंडरगोज अ प्रोसेस डिस्क्राइब बाय दिस। तो मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, तो सी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सी वी प्लस आर डिवाइडेड बाई 1 - एक्स, जहाँ पे एक्स है ये पीवी की पावर समथिंग इक्वल टू कांस्टेंट में, उस समथिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स। ठीक है। तो इस फॉर्मूला में पुट कर दो। अब क्योंकि मोनोटॉमिक है तो सी वी की वैल्यू 3r/2 प्लस आर 1 - 5, तो 3/2 -1/4, कि ये क्या है, -1/4 ही तो होगा, 1/1 - 5। ठीक है, इतना आर। तो ये 12 में से एक गया, 11r/4 में से, तो क्या कर रहा हूँ मैं, 4 दूनी 4 तिया 12, 12 में से 2 गया 10, तो 5r/4 आ रहा, 5r/4, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको बोला गया है अ वेसल हैज 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट ए प्रेशर पी एंड, ठीक है, स्मॉल होल बना दिए, वैसे इनिशियल प्रेशर और टेम्परेचर दे दिया, स्मॉल होल बना दिए, तो गैस लीक कर रहा है, फाइनल प्रेशर p/3 है, फाइनल टेम्परेचर इतना है, तो कितना गैस लीक किया होगा। ठीक है। तो मोल्स निकाल लेते हैं, उससे गैस निकल जाएगा। तो पीवी को 10 दो बार लगाते हैं, तो इनिशियल प्रेशर p है, इनिशियल वॉल्यूम v, नंबर ऑफ मोल्स आपको नहीं पता n1, आर का वैल्यू r, टेम्परेचर कितना है 500। फाइनल केस में वॉल्यूम प्रेशर है p/3, वॉल्यूम तो कंटेनर का वही रहेगा, कितना भी गैस लीक हो जाए कंटेनर का वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। वेसल है ना, बलून रहता तो समझ में आता, वेसल है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू आर इंटू कितना भी गैस बाहर निकल जाए, एक ही मॉलिक्यूल है अगर गैस में कंटेनर के अंदर, तब भी आप बोलोगे, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल जो है पूरा घूमते रहता, तो आप बोलोगे पूरा कंटेनर का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम है, ऐसे ही होता है ना बातचीत। ठीक है। इंटू फाइनल टेम्परेचर कितना है 300। तो देखो वी कट गया, आर कट गया, तो यहाँ 3 = n1/n2 इंटू 5/3, तो n1 n2 क्या हो जाएगा 9/5, तो n1/n2 9/5। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास बाय मोलर मास। अब मोलर मास तो गैस तो सेम ही है दोनों केस में, सेम ही मतलब हाइड्रोजन था पहले, अभी भी तो हाइड्रोजन है, लीक होने के बाद भी तो कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन ही है ना, तो मोलर मास कैंसिल आउट हो जाएगा, जब नंबर ऑफ मोल्स को मास बाय मोलर मास लिखेंगे तो दोनों केस में ऊपर नीचे सेम मोलर मास है, कैंसिल। तो m1/m2 हो जाएगा 9/5 यानी m2 जो है वो 5/9 टाइम्स m1 है। अब इनिशियल मास कितना था 12, तो 12 इंटू 5/9, तो 60/9, तो फाइनल मास है 60/9, तो कितना लीक हो जाएगा, इनिशियल मास माइनस फाइनल मास, ठीक है, 48/9
तो ये 3 16 3, तो 16/3 मतलब ऑप्शन बी। ठीक है। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ ना। 3 20 3, हाँ 20/3, और यह 36/3, 16/3, हाँ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको बोला गया द स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम डिपेंड्स ऑन इलास्टिक ओनली, गलत। इनर्शियल ओनली, गलत। बोथ सही, नीदर, ये गलत। ठीक है। ये जो आप बोलते हो टी बाय रो, ये आपका इलास्टिक प्रॉपर्टी है, इनर्शियल प्रॉपर्टी है। जब बोलते हो वाई बाय रो, ठीक है, तो ये आपका इलास्टिक प्रॉपर्टी, ये आपका इनर्शियल प्रॉपर्टी है ना। जितना मास ज़्यादा होगा, मतलब इनर्शिया है, डेंसिटी एक सेंस में इनर्शिया का मेजर है। ठीक है। 38 में स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन इतना, तो ये एल दे दिया आपको। इन स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड इफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन इतना सेगमेंट्स, तो एन की वैल्यू है ना। नंबर ऑफ लूप्स आपको दे दिया 10 है, और स्पीड ऑफ वेव इतना है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है स्पीड ऑफ वेव डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, यही होता है। ठीक है। ओके, या डायरेक्टली यहाँ पे तो एन के फॉर्म में दिया है ना, तो इससे अच्छा तो आप ये करो। वैसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ चलो, मतलब बहुत तरीका है। आपको पता है स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा एन सी बाय 12। एन होता है नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स कितना है भैया 10। स्पीड दिया हुआ है 20, डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ 20। स्पीड 20 दिया हुआ था ना, हाँ ट्वाइस ऑफ 20, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जिसको ये अजीब लग रहा है या ये ऐसे नहीं समझ में आता है, तो आप देखो नंबर ऑफ लूप्स इंटू लेंथ ऑफ वन लूप कितना होता है, λ/2। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है ना स्टैंडिंग वेव में, तो लेंथ ऑफ वन लूप कितना होता है, λ/2। ठीक है ना। तो एन इंटू λ/2 हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो लैम्डा हो जाएगा 12/n, यानी 40/10, यानी 4। तो लैम्डा 4 है। अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैं पहले ऐसे सोचा था करने का, सी की वैल्यू है 20, 20/4 मतलब 5। ठीक है, तो 5 ही तो आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 39 में इफ 10 सेंटीमीटर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय अ particle in SHM, then what fraction of total energy is kinetic energy when the particle is at 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है ये, या स्पीड स्क्वायर का फॉर्मूला होता है इतना। ठीक है। और जो मैक्सिमम स्पीड होता है वो होता है इतना। तो अगर दोनों का रेशियो ले हम लोग, अब यहाँ पे v बाय वी मैक्स, ये हो जाएगा ओमेगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - x/a²। अब x की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 10 है, तो 1 - 1/4, 3/4। ठीक है ना। अब अगर ध्यान दे, इसको अगर हाफ हाफ से मल्टीप्लाई करें ऊपर, तो हाफ हाफ से मल्टीप्लाई करें नीचे, तब भी तो रेशियो सेम रहेगा, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे। हाफ एम हाफ में मल्टीप्लाई करो। ठीक है। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और ये हो जाएगा टोटल एनर्जी। हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर को टोटल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जब वी मैक्स होगा, स्पीड वी मैक्स होती है, तब पोटेंशियल जीरो होता है, तो यही आपका टोटल एनर्जी है ना। तो के बाई काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई टोटल एनर्जी 3/4 आया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है। 40 में कैलकुलेट द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर टू ट्रैवल फ्रॉम -2 टू -a/2 टू a/2। ठीक है, चलो एक सर्कल बना के करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ऐसे ऐसे घूम रहा है पार्टिकल। ठीक है, सर्कुलर मोशन का परछाई इस डायमीटर में देखेंगे तो ऐसा चम होता है ना। कोई भी डायमीटर ले लो, मैं ये वाला ले रहा हूँ। तो a - a/2 यहाँ कहीं होगा, ये 0 है, और ये a/2। ठीक है। तो पार्टिकल को a/2 से -a/2 से a/2, सर्कुलर मोशन वाला अगर यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इसका परछाई देखो, सर्कुलर मोशन वाला जब यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इसकी परछाई, अब देखो यहाँ पे परछाई तो यहाँ से यहाँ चल गई, तो परछाई का मोशन को ही तो एसएचएम बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये एसएचएम वाला पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ जाएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन वाला यहाँ से यहाँ जाना चाहिए। ठीक है। अब ये a/2 है, ये 0 से लेके -a/2 के बीच में दूरी कितना हो जाएगा, a/2, ये a है, तो ये a है, ये a/2 है, मतलब ये 60 डिग्री। वैसे यहाँ पे भी ये a/2 है, ये a है, तो ये 60 डिग्री। तो ये सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल कितना एंगल कवर किया, ये 60 है, ये 60 है, मतलब 60 कवर किया ना, टोटल 180 होना चाहिए। तो यानी जितने देर में सर्कुलर मोशन वाला 60 डिग्री कवर करेगा, उतने देर में एसएचएम वाला -a/2 से +a/2 में जाएगा। अब 60 डिग्री कवर करने में सर्कुलर मोशन को कितना टाइम लगेगा, अब 360 डिग्री कवर करने में सर्कुलर मोशन को टाइम कितना लगता है, टाइम पीरियड। तो 60 डिग्री कवर करने में 1/6 है, तो 1/6 t/6। तो आंसर क्या हो जाएगा t/6, क्योंकि जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा सर्कुलर मोशन को, उतना देर में एसएचएम वाला भी यहाँ से आ जाएगा, परछाई है ना उसका।
ठीक है, आप चलना बंद कर दोगे तो आपको परछाई तो चलना बंद नहीं करे, मतलब आप चलना बंद करोगे तो आपको परछाई तो नहीं चलता रहेगा ना, वही चीज़ है। ठीक है, तो हो जाएगा t/6। तो अब देखो मिनिमम टाइम क्यों बोला गया था, तो मिनिमम टाइम मतलब क्या, अब आपको यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, सबसे छोटा पाथ तो ये है, उसके बाद बड़ा पाथ नेक्स्ट पाथ हो जाएगा ये, यहाँ से यहाँ पहुँचने का। अब यहाँ से बेसिकली यहाँ पहुँचना था, तो एक पाथ तो ये, यहाँ से यहाँ जाओ सर्कुलर मोशन में, दूसरा है सर्कुलर मोशन में यहाँ से यहाँ जाओ। तो सर्कुलर मोशन में तुम यहाँ से यहाँ जाओगे, तब भी तो देखो जब सर्कुलर मोशन वाला यहाँ पे है, तब एसएचएम वाला यहाँ पे है। जब सर्कुलर मोशन वाला इतना घूम के यहाँ पहुँच गया, तब भी इसकी परछाई तो यहीं बनेगी ना। तो फिर से आप एसएचएम में देखोगे तो पार्टिकल इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है, लेकिन ज़्यादा टाइम लगा है, और ज़्यादा टाइम के लिए आप ऐसे करोगे। ठीक है, तो मिनिमम टाइम बोला था तो मैं शॉर्टेस्ट पाथ लिया। ठीक है, 41 में आपको एक वीपी ग्राफ दे दिया आइडियल गैस का, और टोटल हीट सप्लाइड इतना, तो क्यू इतना है। ठीक है, अब क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू क्या होना चाहिए, जीरो। अब डेल्टा यू क्या होता है, क्यू माइनस डब्ल्यू, यानी क्यू इक्वल टू डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू की वैल्यू तो क्यू के बराबर होगी, क्यू की वैल्यू 15 है तो 15। ठीक है, लेकिन इसको आंसर मत मार्क करते ना, वेट करो, ये टोटल वर्क डन है। ठीक है, अब ये टोटल वर्क डन जो है, ये वर्क डन ड्यूरिंग बी सी, वर्क डन ड्यूरिंग सी बी, वर्क डन सी ए प्लस वर्क डन। तो वर्क डन ए बी, मतलब किसी को भी लिखो, ए से बी वाला, बी से सी वाला, तीनों, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस का टोटल 3 पार्ट्स है ना, तो तीनों पार्ट्स का वर्क डन का सम करेंगे तो डब्ल्यू के बराबर होगा। अब ए बी वाले पोर्शन में तो आप देखोगे, सॉरी ए बी वाले नहीं, बी सी वाले पोर्शन में देखेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो बी सी वाले पोर्शन है वर्क डन जीरो, बी सी वाले पोर्शन है वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब वर्क डन जीरो, तो ये तो जीरो है। ठीक है, हमें पूछा गया वर्क डन ड्यूरिंग सी टू ए, यही पूछा गया है, यानी ये पता करना है, ये पता कर लेंगे तो ये पता चल जाएगा ना, ए बी वाले पोर्शन का वर्क डन। अब ए बी वाले पोर्शन का वर्क डन निकालने के लिए एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। अब ए बी, ए से बी जाते वक्त ये, ठीक है, अब ए पे वॉल्यूम है इतना और बी पे वॉल्यूम है इतना, तो एरिया अंडर पी वी कर्व इतना हो जाएगा। ठीक है, अब ये एरिया कितना आ जाएगा, यही एरिया हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। तो एरिया कितना हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया 10 × 3 30। ठीक है, प्लस वॉल्यूम बढ़ रहा है, देख लो ए से बी आते हुए वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव वर्क डन होगा 30। ठीक है, तो ये 30 है, ये तो जीरो है, ये है वर्क डन बाय ड्यूरिंग सी टू ए, तो वर्क डन ड्यूरिंग सी टू क्या हो जाएगा -15, तो आंसर क्या हो जाएगा -15। ठीक है, ये वाला एरिया मत निकाल लेना, ये एरिया तब निकालते हैं जब वॉल्यूम यहाँ पे, वॉल्यूम यहाँ पे है तो ये वाला एरिया निकालना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में, टू ब्लॉक्स ए एंड बी आर पुश्ड अगेंस्ट द वॉल विद द फोर्स एफ एज शोन इन द फिगर, द वॉल इज स्मूथ, तो ये स्मूथ है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स टू बी एट रेस्ट, तो सिस्टम ब्लॉक को रेस्ट पे चाहिए, मतलब दोनों के दोनों रेस्ट पे चाहिए, ये पूरा रेस्ट पे है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्सेस है वर्टिकल डायरेक्शन में एम जी, जो भी वेट है, और इसके ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में कौन फोर्स लगा सकता है, ये तो नहीं लगा सकता क्योंकि ये तो इधर ढकेल रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में ये इस सिस्टम के ऊपर, याद रखना ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है, तो ए बी पे वर्टिकल फोर्स लगा रहा होगा, बी ए पे लगा रहा होगा, लेकिन इस सिस्टम के लिए तो इंटरनल फोर्स उसको नहीं लेंगे, इस सिस्टम के लिए वॉल जो है एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा। तो वॉल अगर इधर लगा भी दे, लेकिन वॉल तो स्मूथ है, वॉल स्मूथ है तो वॉल भी यानी फ्रिक्शन नहीं लगा सकता, मतलब वॉल भी वर्टिकल फोर्स नहीं लगा सकता। तो इस सिस्टम के ऊपर एक ही वर्टिकल फोर्स है, और वेट तो जीरो नहीं होगा, तो नेट वर्टिकल फोर्स इज नॉट जीरो ऑन द सिस्टम, तो ये कैसे इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं ना, कोई कैंसिल करने वाला तो तब रहता है ना, तो सिस्टम कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। आप कितना भी कस के इसको ढकेल दो, ये चीज़ रुकी नहीं रहेगी। ठीक है, इसमें से एक न एक को नीचे आना ही पड़ेगा। ठीक है, 42 में, ब्लॉक प्लेस ऑन ए रफ फ्लोर इज पुश्ड बाय फोर्स एफ मेकिंग एंगल अल्फा विथ वर्टिकल। ठीक है, तो इस ब्लॉक पे ऐसे पुश किया जा रहा है, और एफ जो है वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल लगाया रहा है। ठीक है, तो फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड द ब्लॉक विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलेरेशन आपको जीरो चाहिए। ठीक है, तो चलो पहले स्लाइड करने के लिए क्या क्या होगा। ठीक है, स्लाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, तो इसको अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो एफ साइन आएगा, सॉरी ये एफ साइन, एफ कॉस, नॉर्मल, और एम जी। और क्योंकि ये इस तरफ स्लाइड कर रहा है, क्योंकि ऐसे ढकेलेंगे तो इधर ही जाएगा ना,
तो वेलोसिटी इस तरफ है, तो फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा होगा एफ के। ठीक है, अब क्योंकि एक्सेशन जीरो है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो मतलब दिस इक्वल टू दिस। नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो मतलब दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, वो सब दिमाग मत लगाना सर ये तो इससे बड़ा होना चाहिए वगैरह वगैरह वो मत लगाना, ये इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, वो बड़ा होगा तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा, हमें एक्सेलेरेशन जीरो चाहिए। ठीक है ना, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे जो भी है ये। अब एफ के होता है म्यू के इंटू नॉर्मल। म्यू के इंटू नॉर्मल, नॉर्मल कितना हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा आपका एम जी प्लस एफ कॉस थीटा। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक का कोई एक्सेलेरेशन नहीं है तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो एन मस्ट बी बैलेंसिंग इन दोनों का सम। ठीक है, अब यहाँ से एफ को उधर ले जाए तो एफ में हो जाएगा साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा इक्वल टू म्यू एम जी। तो एफ हो जाएगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाई दिस, तो म्यू एम जी डिवाइडेड बाई साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 में आपको दो ब्लॉक्स दे दिया है, दोनों ब्लॉक्स के लिए फ्रिक्शन कोफिशिएंट डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg क्या होगा? अब 2 kg अगर अकेला होता, क्योंकि 2 kg के लिए फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम है, तो 2 kg ज़्यादा एक्सेलरेशन चलता। ठीक है, तो अगर मैं अकेला अकेला मानूँ इनको, अगर ये दोनों अकेले अकेले होते तो 2 kg का एक्सेलरेशन ज़्यादा होता और 4 kg का एक्सेलरेशन कम होता। क्यों? क्योंकि 2 kg के लिए म्यू की वैल्यू कम है, तो म्यू कम है तो इसको कम रेजिस्टेंस मिल रहा है तो ज़्यादा एक्सेशन जाएगा, और ये म्यू की वैल्यू ज़्यादा है तो ये धीरे धीरे जाएगा, है ना। तो पॉइंट क्या है, इसका एक्सेशन से ज़्यादा है तो अल्टीमेटली ये इसे टकराएगा, और टकराने के बाद तो एक साथ चलेंगे। तो ऑल्दो ये ज़्यादा से चल सकता है, लेकिन क्योंकि सामने वाला स्लो चल रहा है तो दोनों को कॉमन स्पीड स्लो से चलना होगा। ठीक है ना। हाँ, अगर 4 के लिए 0.1 होता तब ये ज़्यादा चलता, ये कम से ज़्यादा तो गैप आ जाता। लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या है, पीछे वाला ज़्यादा एक्सेशन चलना चाहता है लेकिन आगे वाला का एक्सेशन तो कम है, तो दोनों एक साथ किसी कॉमन एक्सेशन चलेंगे। समझ में आई बात? आपके आगे वाला आदमी जितनी स्पीड से चलेगा, आप अगर उसको क्रॉस नहीं कर सकते, आप उसके लाइन के मतलब उसके पीछे पीछे चलना है, तो आपको उसी का जो मतलब एक उसके साथ कम करके अपना स्पीड चलना पड़ेगा। ठीक है, और क्योंकि आप इसको ढकेल दोगे तो इसका नॉर्मल जितना एक्सेशन था उससे ज़्यादा हो जाएगा, और इसका ये इसको इस तरफ ढकेलेगा तो इसका कम हो जाएगा। बेसिकली इसका थोड़ा बढ़ जाएगा, इसका थोड़ा घट जाएगा, ताकि दोनों एक साथ चल सके। ठीक है, पॉइंट क्या है, पीछे वाला स्लो चलना चाहता है, फास्ट चलना चाहता है, आगे वाला स्लो चलना चाहता है, तो दोनों एक साथ चलेंगे। ठीक है, अगर उल्टा होता, आगे वाला फास्ट होता, आगे का एक्सेशन ज़्यादा होता, पीछे का कम होता, दोनों सेपरेट हो जाते हैं, फिर दोनों का अलग अलग एक्सेशन होता। पीछे वाला फास्ट चलना चाहता है तो दोनों सेम चलेंगे। ठीक है, तो अब इस पे क्योंकि एक साथ चल रहे हैं तो हम लोग इस सिस्टम ले लेते हैं। तो इस 6 kg के सिस्टम पे फोर्सेस देखेंगे, तो एम जी साइन थीटा ग्रेविटी वाला, फ्रिक्शन फोर्स दो ठो आएगा, टू 4 kg पे अलग से निकालते, इस पे अलग से निकालते, 4 kg पे अलग से निकालेंगे, 4 kg पे म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा, और इस पे 2 kg पे निकालेंगे तो म्यू, इसके लिए अलग अलग है ना दोनों के लिए म्यू, इसलिए अलग अलग निकाल रहे हैं, म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, इसका एक्सेशन मान लो ए है, तो यही मतलब इंक्लाइन के लॉन्ग तो यही दोनों फोर्स है, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 60 sin 37, यानी 60 × 3/5 यानी 20 न्यूटन। और ये नेट फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, ये आपका 8 cos 37 होता है 4/5 यानी 32/5, और यहाँ पे 2 × cos 37 4/5 यानी 8 यानी 5, तो 20 और 5, तो बेसिकली 6 kg पे 20 न्यूटन और 5 न्यूटन। ठीक है, मैं कुछ गलत किया हूँ कैलकुलेशन में, तो 2 × cos 4/5 8/5 cos 8 × 32/5 8 2 10 40/5 8 हो जाएगा नहीं, सॉरी 8 आया, हाँ ये 8 है। ठीक है, तो 20 में से 8 गया 12, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से रुको, कुछ कैलकुलेशन एरर हो रहा है, 60 × 3/5 60, अरे 36 होगा, ये यही गलत लिखा हूँ मैं। ठीक है, तो सब कैलकुलेशन खराब है यहाँ पे। चलो एटलीस्ट ये है 40/, ये 8 है, और ये 36 है, 36 है ना, 60 × 3/5, 5 12 12 36, हाँ, तो 36 न्यूटन, डाउन द इंक्लाइन लग रहा है, अप द इंक्लाइन 8, 36 में से 8 गया 28, 28/6 ये हो जाएगा एक्सेलेशन, तो 6 चौक 24,
और 40, 6 छक तो 4.6, ऑप्शन बी। ठीक है, कैलकुलेशन एरर था। 45 में block of mass 60 kg is attached to a spring balance attached to roof of a truck. The truck begins its motion on a horizontal road with acceleration increasing slowly to a constant value. ठीक है, acceleration आपका constant value हो गया। The reading of the spring balance will be, ठीक है, ओके। अब याद रखना acceleration जीरो नहीं है, acceleration एक constant नॉन जीरो वैल्यू पे आके रुक गया। तो ये ट्रक है, ठीक है। अब ये इस तरफ एक्सेलेरेट करेगा तो स्प्रिंग को कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ब्लॉक है। अगर एक्सेलेरेशन जीरो हो जाए तब तो स्प्रिंग ऐसे रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर ट्रक राइट की तरफ जाएगा तो स्प्रिंग को इनर्शिया के कारण लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा, जो भी है ऐसा, है ना। तो ऐसा रहेगा, है ना। अब बेसिकली आप इसको मॉडल कर सकते हो, जो भी स्प्रिंग फोर्स होगा उसका दो कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। तो एफ कॉस थीटा बेसिकली, एफ कॉस थीटा ये है, एफ साइन थीटा ये है, और ये एम जी है। अब ये तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन कर रहा है ना ब्लॉक, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स जीरो होना चाहिए, तो एफ साइन थीटा एम जी के बराबर है। और एफ कॉस थीटा आपका, एफ कॉस थीटा एम ए के बराबर होगा, ठीक है। तो एफ की वैल्यू यहाँ स्क्वायर करके ऐड करिए, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करिए इन दोनों इक्वेशन को, तो एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो इतना, है ना। इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो एफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो इतना, ठीक है। पॉइंट क्या है, ए इज नॉट जीरो, तो ए इज नॉट जीरो तो एफ शुड बी ग्रेटर देन एम जी। इन दोनों को मिक्स करें तो एफ तो एम जी से बड़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए जो है ये, मतलब अगर ए जीरो होता तब ये एम जी के बराबर आता ना, ए अगर जीरो हो जाता तब ये एम इंटू जी स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एम जी। तो अगर ए की वैल्यू नॉन जीरो पुट करे तो कुछ ना कुछ ऐड होगा जी स्क्वायर में, तो इस पूरी चीज़ का वैल्यू जी स्क्वायर से ज़्यादा हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इस पूरी चीज़ का वैल्यू जी से ज़्यादा रहेगा। बेसिकली मैं बोल रहा हूँ 10 स्क्वायर प्लस कुछ भी 10 से तो ज़्यादा रहेगा ना, क्योंकि ये नहीं होता तभी तो ये 10 होता, ठीक है। तो वैसे ही ये नहीं होता तभी जी होता, अब ये कुछ आ रहा है तो जी से बड़ा हो जाएगा, तो एफ मस्ट बी ग्रेटर देन जी, ठीक है ना। तो पहले अगर रीडिंग 60 था तो बाद में रीडिंग 60 से ज़्यादा रहेगा, मोर देन 60, ठीक है। अब स्प्रिंग फोर्स है तो 60 के जी एफ, है ना। 60 के जी जो फोर्स लगा, मतलब 60 किलोग्राम का वेट को 60 के जी एफ बोलते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो यहीं पे देखो, यहाँ पे जो था स्प्रिंग फोर्स वो एम जी के बराबर था, तो पहले स्प्रिंग फोर्स एम जी के बराबर था, बाद में स्प्रिंग फोर्स एम जी से बड़ा है, ठीक है। 46 में आपको एक ये लूप द लूप टाइप का चीज़ दिया है, जो भी है पूरा लूप द लूप नहीं हुआ है, आधा में ख़त्म हो गया है। तो ये पॉइंट का हाइट है 5 आर, ये है 4 आर, ये है आर। तो बेसिकली हाइट डिफरेंस कितना हो जाएगा इन दोनों पॉइंट के बीच में, 4 आर, ठीक है। आपको बोला गया है कि यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी, ठीक है, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स का दो कंपोनेंट है, क्योंकि सरफेस स्मूथ है तो खाली नॉर्मल लगेगा सरफेस के कारण, और एम जी तो लगता ही है, ठीक है। तो नेट फोर्स में आ जाएगा आपका नॉर्मल का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर, ये निकाल रहा है, यही हो गया नेट फोर्स। अब नॉर्मल निकालने के लिए, अब इस पॉइंट पे न्यूटन सेकंड लॉ टुवर्ड सेंटर, तो न्यूटन सेकंड लॉ टुवर्ड सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या है, बस एन है। बाकी सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता भैया, ठीक है, बस उसका डायमेंशन वगैरह फोर्स है, वो कोई फोर्स नहीं है ना। तो ये मत नहीं ना, आप नॉर्मल ले रहे हो, बस एजेंट पहचानो ना। इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन फोर्स लगाता है, सरफेस, सरफेस स्मूथ है तो बस नॉर्मल लगा सकता है। तो कॉन्टैक्ट में बस एक ही चीज़ है, तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन लग सकता था लेकिन स्मूथ है, तो एक ही कॉन्टैक्ट फोर्स रहेगा, बाकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एम जी। तो इनके अलावा और कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीफिगर वो सब ये मत लेना, ठीक है। तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। अब वी स्क्वायर होता है, क्योंकि ये बेसिकली यहाँ से यहाँ जो गया है एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, वी स्क्वायर हो जाएगा 2 जी एच। आप यहाँ से यहाँ के बीच में मैकेनिकल कंजर्वेशन लगाओ, इनिशियल स्पीड जीरो, तो मैकेनिकल कंजर्वेशन लगाएंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इतना, तो 2 mg/r, और हाइट कितना है 4 आर, कितना हाइट नीचे उतरा है 4 आर, तो हो जाएगा 8 mg। तो नॉर्मल जो है 8 mg है, तो ये 64 m² जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो √65 mg, ठीक है, यानी ऑप्शन बी। 47 में द पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन इज शोन इन फिगर, द टोटल एनर्जी मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इंडिकेटेड बाय द क्रॉस। तो ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, ये, है ना। मतलब इस लाइन
का जो वैल्यू है, जैसे मान लो यहाँ पे ई की वैल्यू 5 है, तो ये 5 वाले लेवल पे एक लाइन बना दी है, यही टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो इन विच रीजन पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड, ठीक है। अब आपको पता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल टोटल होता है, तो यहाँ से काइनेटिक क्या हो जाएगा, टोटल माइनस, टोटल मैं बोल रहा हूँ मतलब मैकेनिकल एनर्जी, टोटल माइनस पोटेंशियल। अब काइनेटिक एनर्जी तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो ये वाला चीज़ दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, दिस शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी ई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू यू, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल का ग्राफ है, तो पोटेंशियल का ग्राफ क्या हमेशा नीचे है रेड लाइन से, नहीं, रेड लाइन मैकेनिकल एनर्जी, यही आपका मैकेनिकल एनर्जी है, और ये पोटेंशियल का ग्राफ है, तो जहां जहां पोटेंशियल का ग्राफ इससे ऊपर है वहां वो पार्टिकल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू यू, यू कैनॉट बी, दिस इंप्लाइज यू कैनॉट बी मोर देन ई, ई यू से बड़ा हो सकता है, यू ई से बड़ा नहीं हो सकता, यू कैनॉट बी मतलब पोटेंशियल जी कैनॉट बी मोर देन ई, यानी इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अब इससे बड़ा जहां जहां ग्राफ एग्जिस्ट करता है वहां पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं एक दूसरा ड्राइंग दिखाऊं, ये इस ब्लू लाइन के इधर में भी आप देखोगे तो यू ग्रेटर देन ई है, देख लो ब्लू लाइन के इधर में यू वाला ग्राफ ज़्यादा है, देखो यू का वैल्यू इतना है, ई का वैल्यू तो इतना ही है, ठीक है। और इस ब्लू लाइन के लेफ्ट साइड में भी देखेंगे तो यू का वैल्यू ज़्यादा है, ई का वैल्यू कम है, यानी इस रीजन में यू ग्रेटर देन ई है, और इस रीजन में भी यू ग्रेटर देन ई है, बस इस रीजन में यू लेस देन ई है, ठीक है। तो आपसे बोला गया था कहाँ पे पार्टिकल नहीं मिल सकता, तो आपको पता है इसी रीजन में बस यू लेस देन ई है, तो यहाँ मिल सकता है, इस रीजन में पार्टिकल मिल सकता है, ए से बी में पार्टिकल बस ए से बी में मिलेगा, लेकिन पार्टिकल कैनॉट बी फाउंड है, मतलब ए से कम में नहीं मिलेगा और बी से ज़्यादा में नहीं मिलेगा, तो ए से कम में नहीं मिलेगा और बी से ज़्यादा में नहीं मिलेगा, यानी ए और बी दोनों होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो पार्टिकल का लोकेशन जो है ए से कम है, और यहाँ पे पार्टिकल का लोकेशन जो है एक्स बी से ज़्यादा है, लेकिन बी से ज़्यादा मतलब यहाँ पे तो यू ग्रेटर देन ई हो गया, इस रीजन में देख लो ना, ई तो ये है ना, सॉरी ई तो ये है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में टू आइडेंटिकल बॉल्स आर रिलीज फ्रॉम पोजीशन एज शोन, तो आइडेंटिकल बॉल है मतलब दोनों का मास सेम है, ठीक है, तो मास सेम है, और इलास्टिक कोलिजन है मतलब ई की वैल्यू 1 है, तो वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि कहीं भी कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो मैकेनिकल सिस्टम कंजर्व रहना चाहिए। अब वेलोसिटी इंटरचेंज हो गया मतलब हाइट इंटरचेंज हो जाएगा, बेसिकली टकराने के जस्ट पहले बॉल ए, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, मान लेते हैं बॉल ए का वेलोसिटी v1 है, और बॉल बी का वेलोसिटी v2 है, तो टकराने के जस्ट बाद बॉल ए का हो जाएगा v2, इसमें इसका वेलोसिटी आ जाएगा, और बॉल बी का हो जाएगा v1, ठीक है ना। अब ये एच हाइट से रिलीज किया गया तो वी टू गया था, स्पीड आया था, ठीक है ना। तो अगर ये वी टू से ये जाएगा तो ये एच हाइट तक जाएगा, तो ये एच हाइट तक जाएगा, मतलब इतना स्पीड है, मतलब करस्पॉन्डिंग हाइट इतना होगा, क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। वैसे वी वन स्पीड कब आया था, जब फोर एच हाइट से ही उतरा था, तो अभी अगर वी वन स्पीड से चलना स्टार्ट करे ये वाला बॉल, तो कितना हाइट चलेगा, फोर एच तक चलेगा। तो बेसिकली टकराने के बाद जब दोनों मैक्सिमम हाइट पे होंगे तो ये जो होगा, ठीक है, ये टकराने के पहले का है ना, ये बाद में एच हाइट तक पहुंचेगा, और ये बाद में फोर एच हाइट तक पहुंचेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट कोलिजन में इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब हर कोलिजन में जो होगा हाइट इंटरचेंज होते रहेगा, ठीक है ना। तो ये 1:4 का रेशियो आना चाहिए, ठीक है। 49 में ब्लॉक ऑफ मास 10 kg डिस्प्लेस फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन, तो वर्क डन तो एफ डॉट एस होता है, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन 1 माइनस 1 0 आई कैप, 5 माइनस 0 5 जे कैप, 3 माइनस 1 2 के कैप, है ना। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमेशा फाइनल पोजीशन वेक्टर दिस माइनस दिस करना, ठीक है। तो दिस डॉट एस कर दो, तो दिस इसका डॉट प्रोडक्ट करना है इसके साथ, तो 2 गुना 0 0, 3 गुना 5 15, 4 19, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में देखो क्या बोला गया है, द रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड एक्स दे दिया है, ओके, एफ बस एक्स का ग्राफ दे दिया गया है, तो फाइनल स्पीड एट 5 पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ अगर आपको दिख नहीं रहा, तो जो जो सॉलिड बोल्ड लाइन है ना वो, ये मतलब सॉलिड लाइन, तो ये ग्राफ का पोर्शन है, मैं रेड से दिखाता हूँ। ये हो गया, ये हो गया, हाँ ये देखो यहाँ डॉटेड नहीं है, यहाँ डॉटेड है,
ये हो गया। ठीक है। अब एरिया निकाल लो या नंबर ऑफ स्क्वायर गिन लो, ठीक है। तो मैं एरिया ही निकाल लेता हूँ, तो ये वाला पोर्शन का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस है 1, हाइट है 4, 2, ठीक है ना। अब ये वाले पोर्शन का एरिया हो जाएगा, ये 4 × 2 8, ठीक है। ये वाले पोर्शन का एरिया हो जाएगा 1 × 2 2। इसका एरिया हो जाएगा नेगेटिव में, ये कितना है 1 × 2 -2। और ये वाला फिर से ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस, 4 और 5 का डिफरेंस 1, इंटू हाइट, हाइट कितना है 4, तो 2, ठीक है। तो टोटल एरिया हो जाएगा आपका 2, 8 10, 2 12, 2 14, 14 में से 2 गया 12, तो टोटल एरिया इतना हो गया। तो टोटल वर्क डन इतना है। अब टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियली वो रेस्ट पे था, ठीक है। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी -0, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 12 के बराबर, यानी हाफ एम वी स्क्वायर 12 के बराबर। अब मास का वैल्यू आपको दे दिया है 1, तो ये तो 1 है, तो वी हो जाएगा आपका √24। मैंने कुछ एरिया निकालने में गलती की, क्या √24 तो है नहीं यहाँ पे। तो ये एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 1 × 4, सही है। दूसरा वाला एरिया हो जाएगा आपका 1 × 4, ओके गलत लिखा ना मैं, 1 × 4, 4 है यहाँ पे, ठीक है। ये एरिया है 1 × 4, 4, मैं इसको 2 ले लिया था, तो 4 से घटाना था एरिया, तो ये 12 नहीं होगा एरिया, 4 से कम होगा, मतलब जो भी पहले आया था उससे 4 कम करना होगा, 8 होगा, ठीक है। तो ये 8 होगा, तो 8 दूनी 16, एम तो 1 है, तो वी की वैल्यू वी स्क्वायर 16 है, मतलब वी की वैल्यू 4, तो आंसर हो जाएगा इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टेस्ट होगा नीट का, उसमें कंप्लीट 12th का सिलेबस रहेगा नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। इसमें कहीं मैंने कोई गलती की होगी, कैलकुलेशन एरर या कहीं भी कुछ एरर किया होगा तो मुझे कमेंट में बता देना, ताकि बाकी लोग को पता चले, ठीक है। चलो बाय।